हाय साथियों, नमस्कार। आज हम आप सभी को AMRS 2023 PGT एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, जनरल इंग्लिश के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, इन्हीं विषयों पे हम बात करेंगे। तो जनरल इंग्लिश में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, comprehension, fill in the blanks, adverb, error correction, sentence rearrangement, unseen passage, vocabulary, antonyms, synonyms और idioms and phrase पूछे जा सकते हैं। और यह जनरल इंग्लिश PGT में इन सभी को मिला करके 10 नंबर का सवाल आएगा। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 10 क्वेश्चंस जो हमारे होंगे ये 10 मार्क के होंगे, 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक के होंगे। और यह पार्ट हमारा 60वां पार्ट होगा। 60वें पार्ट को क्वालिफाइंग पार्ट कहा गया है। हम सभी को इसमें 10 नंबर का 40% मार्क लाना है। 40% मार्क का मतलब हुआ कि हमें 10 में 4 नंबर लाना अनिवार्य है। मित्रों, आज हम सबसे पहले वर्ब के बारे में बात करेंगे कि क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मेन, लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब। सेकंड हमारा हेल्पिंग वर्ब आर एक्सिलरीज वर्ब। तीसरा लिंकिंग वर्ब आर कॉपुलर वर्ब। और चौथा हमारा है स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब। और पांचवा हमारा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। छठे नंबर पर हमारा है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। उसके बाद ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। और लास्ट हमारा है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ये इतने प्रकार के वर्ब होते हैं, इतनी प्रकार की क्रिया होती है। और सबसे पहले आज हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, सिट, सेट, सेट, कम, केम, कम, वाश, washed, washed, complete, completed और completed। यहाँ पर हमने कुछ क्रियाओं को लिखा है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है और ये क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर कुछ क्रियाओं को लिखा है। पहला हमारा है गो, वेंट, गॉन। दूसरा हमारा है डू, डिड, डन। तीसरा है सिट, सेट, सेट। और
चौथा हमारा है कम, केम, कम। पांचवा हमारा वाश, वाश्ड, वाश्ड। और छठे नंबर पर है कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। सातवां हमारा है सेट, सेट, सेट। और आठवां हमारा है रिंग, रैंग, रंग। तो हम बात करते हैं आज रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में। तो जिस क्रिया के सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हो, जिस क्रिया के सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हो, वह हमारा रेगुलर वर्ब कहलाता है। जितनी भी क्रियाओं को हमने यहाँ पर लिखा है, इन सभी में पांचवें नंबर पर और जो छठवें नंबर पर हमारा है, यह हमारा जो है रेगुलर वर्ब है। क्योंकि रेगुलर वर्ब जो हमारा होता है, उसके सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा होता है, तो ऐसी क्रियाओं को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। इसके बाद और जो हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो तीनों अलग अलग हों, चाहे पहला अलग हो, दूसरा तीसरा सेम हो, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है गो, वेंट, गॉन, इसमें तीनों वर्ड अलग अलग हैं, तीनों की स्पेलिंग अलग है। ये हमारा जो है इरेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से हमारा सेकंड है डू, डिड, डन, इन तीनों की स्पेलिंग अलग अलग है, यह भी हमारा जो है इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। तीसरा देखेंगे, पहला सिट है, दूसरा सेट, सेट है, इसमें पहला अलग है, दूसरा और तीसरा सेम है, यह भी हमारा इरेगुलर वर्ब ही कहलाएगा। चौथा हमारा कम, केम, कम है, इसमें पहला और तीसरा सेम है, दूसरा अलग है, यह हमारा इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे पांचवा और जो छठवां है, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है और दोनों में पीछे ईडी लगा के बनाया गया है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इस तरीके से पांचवा नंबर और जो छठवां नंबर है हमारा रेगुलर वर्ब कहलाएगा। सातवां हमारा सेट, सेट, सेट है, तीनों फॉर्म सेम है, तीनों की स्पेलिंग सेम है, तो यह क्रिया हमारी जो है इरेगुलर वर्ब कहलाएगी। और इसी तरीके से हमारा आठवां वर्ब है रिंग, रैंग, रंग, इसका भी तीनों वर्ड अलग अलग है, यह भी हमारा इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। तो आपको जब रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की पहचान करनी हो, तो आप केवल इतना ही ध्यान देंगे कि उसकी जो है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा है कि नहीं। अगर वो ईडी लगा है थर्ड फॉर्म में और सेकेंड फॉर्म में, तो वह क्रिया आपका जो है रेगुलर होगा। और अगर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगा है, तो वह क्रिया आपका इरेगुलर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जब क्रिया के साथ कोई कर्म आ जाता है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अगर उस क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम जो है इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, हिंदी में उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही प्लेस इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है। इस सेंटेंस की क्रिया जो हमारा है वो है प्ले, ये हमारी क्रिया है और इस क्रिया का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब क्रिया के साथ क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया रहता है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जब क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है,
तो ऐसी क्रिया को हम जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारा है ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड। दूसरा सेंटेंस है ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। अब प्लेज यहाँ पे हमारी जो है क्रिया है और इस क्रिया का एक कर्म आया हुआ है क्रिकेट। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेस दिया गया है इसके साथ एक कर्म आया हुआ है क्रिकेट, इसलिए हम इसको कहेंगे यह क्रिया हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर क्रिया के साथ कोई कर्म आया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो वह क्रिया आपका जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अगर उस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं आया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो वह क्रिया आपका जो है इंट्रांजिटिव कहलाएगा। तो पहले हम बात करें ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म, और ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यह हमारा निर्जीव होता है, नॉन लिविंग। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा वह निर्जीव होता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वह हमारा सजीव होता है, लिविंग होता है। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम कैसे ढूंढेंगे सेंटेंस में? तो जहां पर भी कोई सेंटेंस दिया गया हो वहां पर आप अपने आप से खुद से दो सवाल करेंगे। अगर उसमें ऑब्जेक्ट होगा तुरंत आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ऑब्जेक्ट वर्ड कौन सा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम खुद से एक प्रश्न करते हैं, क्या, व्हाट। भाई जैसे पहला सेंटेंस था ही प्लेज क्रिकेट इन द फील्ड, वह मैदान में खेलता है। खुद से एक प्रश्न करें, क्या खेलता है, व्हाट। क्या खेलता है, तो हमें उत्तर में क्रिकेट आंसर मिलेगा कि वह जो है फील्ड में क्रिकेट खेलता है। तो यह हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट हुआ जो कि नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और उसे हमने जो है खुद से एक प्रश्न किया क्या, हमें वह ऑब्जेक्ट मिला। यह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी हमें अपने आप से एक प्रश्न करना होगा, किसे, whom। जब हम अपने आप से एक प्रश्न करेंगे किसे, इंग्लिश में बोले तो whom, तो इससे जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह भी हमारा जो है ऑब्जेक्ट होगा, और वह ऑब्जेक्ट हमारा इनडायरेक्ट होगा और वो सजीव होगा। जैसे I sent a letter to my father। तीसरा सेंटेंस हमारा है I sent a letter to my father, मैंने अपने पिताजी को एक पत्र भेजा। अब इसमें हम सवाल करेंगे क्या भेजा, व्हाट। हमें उत्तर मिलेगा कि एक पत्र भेजा। और दूसरा सवाल करें अगर हम अपने आप से, किसे भेजा, तो अपने पिता को भेजा, अपने पिताजी को भेजा। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं,
आ लेटर जो हमारा है ये जो है नॉन लिविंग है, और हमने आपको बताया कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग जो हमारा कर्म होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे भेजा उससे जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह हमारा लिविंग होगा, सजीव, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम बात कर रहे थे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे जो क्रिया सेंट है कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो आप देख रहे हैं कि इसके साथ एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। तो चाहे एक ऑब्जेक्ट आए या दो ऑब्जेक्ट आए, वह क्रिया हमारा जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर उसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह क्रिया हमारा जो है इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। शी स्विम्स, चौथा सेंटेंस, शी स्विम्स इन द रिवर, वह नदी में तैरती है। अब यहाँ पर जो क्रिया हमारी ये है स्विम्स, जिसका अर्थ होता है तैरना, और इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्ट हो, और जब क्रिया के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वह क्रिया हमारा जो है इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। यह क्रिया हमारी जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस, आई वॉश माई क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है आई वॉश माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़े को धुलता हूं। क्या धुलता हूं? अपने कपड़े को धुलता हूं। यहाँ पे एक कर्म आया है कि मैं अपने कपड़े को धुलता हूं, इसलिए यहाँ पे जो वॉश है इस क्रिया का एक ऑब्जेक्ट है माई क्लॉथ्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिया गया जो हमारा वर्ब है वॉश, वह एक सकर्मक क्रिया है। इंग्लिश में उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। यह हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ एक कर्म आया हुआ है। अगला सेंटेंस, ही राइट्स, वह ही राइट्स, वह लिखता है। अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तीसरे यहाँ पर जो राइट शब्द है हमारा, जो एक क्रिया हमारी है, यह एक अकर्मक क्रिया है। यह हमारी क्रिया जो है इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख दें, ही राइट्स अ स्टोरी, वह एक कहानी लिखता है, और हम फिर अपने आप से एक प्रश्न करें कि वह क्या करता है, तो उत्तर हमें मिलेगा कि वह एक कहानी लिखता है। तो ये स्टोरी हमारा जो है यह एक कर्म है, क्रिया हमारी जो राइट है इसका एक कर्म है, इसलिए राइट यहाँ पर जो है सातवें सेंटेंस में यह हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन जो छठवां सेंटेंस है जो राइट्स के बाद फुल स्टॉप लग गया है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं आया है, इसलिए ये हमारा जो है इनट्रांजिटिव वर्ब है। और सातवें में जो हमारा राइट्स दिया गया है यह हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हम लोगों ने रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ा, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इनकी जो संख्या होती है टोटल 13 है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की संख्या जो है टोटल 13 है। हमको लिखते हैं कि वो वर्ब हमारे कौन कौन से हैं जो मॉडल हैं। तो विल, वुड,
शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ought to, need, dare and must। हमने आपको बताया कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनकी संख्या टोटल 13 है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ought to, need, dare and must, इनकी संख्या टोटल 13 है। और यहाँ पर जो सहायक क्रिया हमारी जो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो केवल यूज्ड होता है, और जो यहाँ पे ought to दिया है ये केवल ought ही होता है। लेकिन ये ग्रामर का नियम है कि यूज्ड के साथ हम टू का यूज करते हैं और ought के साथ भी हम टू का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको इसके साथ ही याद कर लेते हैं, इससे गलती का चांस बहुत कम होता है। तो यूज्ड टू और ought to ये दो हमारी ऐसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं जिनके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। उसके बाद जितनी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं इनके साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। अब यहाँ पे जो विल दिया है ये हमारा जो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से शी यूज्ड टू, शी यूज्ड टू सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गाया करती थी। यहाँ पे जो यूज्ड टू दिया है यह हमारा एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस हमारा है आई वुड लाइक टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाना चाहूंगा। यहाँ पे जो उड आया है यह हमारा एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। कहने का मतलब कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब को पहचानना बहुत ही आसान है, इन सभी को आप याद रख लें। इनकी संख्या 13 है और इन सभी को आप याद कर लें इजी वे में। जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, ought to, need, dare और must, इन 13 को अगर आप याद कर लें, किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी ही आसानी से इसको पहचान लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग और ऑक्सिलरीज वर्ब के बारे में। जैसे हमने आपको बताया कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे इनकी संख्या 13 होती है। इसी तरीके से जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब हमारे होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। 11 कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब इनकी संख्या 11 होती है। फॉर्म ऑफ बी, इज, एम, आर, वाज और वर होता है। डू, डज, डिड होता है। और उसके बाद हैज, हैव और हैड, ये हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं। इनकी संख्या टोटल 11 की है। पहला हमारा जो लिखा है यहाँ पर वो फॉर्म ऑफ बी है, इज, एम, आर, वाज और वेयर। सेकंड हमारा लिखा है फॉर्म ऑफ डू, जिसके अंतर्गत 3 सहायक क्रियाएं हैं, डू, डज और डिड। और तीसरा हमारा है फॉर्म ऑफ हैव, जिसके अंतर्गत हैज, हैव और हैड लिखे गए हैं। ये सभी हमारे जो है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनकी संख्या 11 है।
जैसे आई एम टीचिंग यू, पहला सेंटेंस है आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे जो एम आया हुआ है यह हमारी एक सहायक क्रिया है, जिससे हमें टेंस का ज्ञान होता है कि हाँ किस टेंस का सेंटेंस दिया गया है। तो एम हमारा जो यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है यू डू नॉट कॉल मी, अगला सेंटेंस है यू डू नॉट कॉल मी। यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस हमारा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारा डू है। डू हमारे जो है एक सहायक क्रिया है जो हमें टेंस का ज्ञान कराता है कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। यहाँ पर एम है पहले सेंटेंस में जो हमें बताता है कि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस दे हैव taught him, अगला सेंटेंस है दे हैव taught him। इसमें हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो हमें टेंस के बारे में बताता है कि दिया गया सेंटेंस हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस तरीके से इनको अगर आप याद रखेंगे तो आप बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि दिया गया जो हमारा ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसको अच्छे से या आसानी से पहचान लेंगे। अगला सेंटेंस हमारा है यू आर रनिंग वेरी फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो। यहाँ पे आर जो दिया गया यह हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। पांचवा सेंटेंस हमारा है शी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेली। यहाँ पे डिड जो है हमारा जो है एक सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है। अब चूंकि हमें ये ध्यान देना है कि इज एम आर वाज और वेयर यह हमारा लिंकिंग वर्ब के तरीके भी यूज होता है। इज एम आर वाज और वेयर का यूज जो है हम लोग लिंकिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ पे आर या इसके पहले जो हमने एम लिखवाया था या इज लिखवाया था, या अगला सेंटेंस हम लिख लेते हैं एक ही वाज सिंगिंग, एक और सेंटेंस राम इज टीचिंग। अब सवाल ये है, हमने बताया कि इज एम आर वाज और वेयर का यूज हम लोग सहायक क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं और लिंकिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस में जो इज एम आर वाज वेयर आया है वह सहायक क्रिया है कि वो लिंकिंग वर्ब है? कैसे पहचानेंगे? तो आपको ये ध्यान देना है, अगर इज एम आर वाज वेयर आया है तो उसके साथ एक आईएनजी फॉर्म आया हुआ रहेगा, उसके साथ एक आईएनजी फॉर्म आया हुआ रहेगा। वह हमारा जो है फिर मेन वर्ब होगा आईएनजी फॉर्म वाला। जैसे यहाँ पर आर रनिंग है, यह हमारा जो है मेन वर्ब है और आर जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब है। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरीके से छठवां सेंटेंस है ही वाज सिंगिंग, वह गा रहा था। तो यहाँ पे वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग हमारा जो है मेन वर्ब है, क्योंकि इसके साथ आईएनजी फॉर्म आया है और इन सभी का यूज हम लोग कंटिन्यूअस में ही करते हैं। इसी तरीके से सातवां सेंटेंस हमारा है राम इज टीचिंग, राम पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इज जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है और जो टीचिंग हमारा है यहाँ पर ये मेन वर्ब है। इसी तरीके से हम इज एम आर वाज वेयर को पहचानते हैं
कि दिए गए सेंटेंस में जो इज एम आर वाज वेयर आया है वह एक सहायक क्रिया है कि मुख्य क्रिया है। तो हमने आपको बताया अगर उसके साथ आईएनजी फॉर्म आया हुआ है तो वह एक सहायक क्रिया है। और लिंकिंग वर्ब के बारे में हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। लिंकिंग वर्ब क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लिंकिंग वर्ब वह क्रिया जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करती है उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर आई एम हमारा जो है एक लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट आई को नाउन ए टीचर से जोड़ने का कार्य कर रहा है। इस तरीके से आई एम हमारा जो है लिंकिंग वर्ब है। दूसरा सेंटेंस है राम वाज ए लायर, राम वाज ए लायर, राम एक वकील था। यहाँ पर राम का संबंध वकील से है और इन दोनों को जोड़ने का कार्य जो है वाज कर रहा है कि राम एक वकील था। इस तरीके से वाज हमारा जो है लिंकिंग वर्ब है, जैसे हमारा पहले सेंटेंस में एम जो है लिंकिंग वर्ब था। तीसरा सेंटेंस हमारा है यू आर ए पोएट, तुम एक कवि हो। यहाँ पर आर हमारा जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज किया गया है क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट यू है और यहाँ पर एक नाउन दिया गया है अ पोएट। ये बातें जो है अ पोएट जो है हमारा यू से संबंधित है कि जो कवि है वो तुम हो, इसलिए यहाँ पर जोड़ने का कार्य आर कर रहा है, इसलिए आर हमारा जो एक लिंकिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस है सी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। यहाँ पे इज हमारा लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट सी को नाउन ए डॉक्टर से को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए सी जो हमारा इज हमारा जो है एक लिंकिंग वर्ब है। दोज वेयर फार्मर्स, वह किसान हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दोज है और यहाँ पे एक नाउन है फार्मर्स जो जोड़ने का काम, दोनों को जोड़ने का काम वेयर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वेयर जो हमारा जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। अगर हम इसको यहाँ पर सहायक क्रिया कहें तो हमारा वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने आपको बताया था कि इज एम आर वाज वेयर सहायक क्रिया इनको हम तभी कहेंगे जब इनके साथ कोई मुख्य क्रिया आया रहेगा तब हम उसको सहायक क्रिया कहेंगे। अगर इनके बाद कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है, इन सभी क्रियाओं के बाद अगर कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव आता है तो वह हमारा जो है सहायक क्रिया के रूप में उसको हम नहीं कहेंगे, उसको हम लिंकिंग वर्ब के रूप में कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेन लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब के बारे में, मुख्य क्रिया के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मेन लेक्सिकल या प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। मेन वर्ब जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यह हमारा एक मेन वर्ब है।
सेकेंड, शी sang a song, वह एक गीत गाई। यहाँ पर sang हमारा जो एक मेन वर्ब है। तीसरा सेंटेंस हमारा, he was washing, he was washing the clothes, वह कपड़े धो रहा था। यहाँ पे वॉशिंग हमारा मेन वर्ब है और यहाँ पे वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा मेन वर्ब है। इन दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पहले और दूसरे सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं है, मुख्य क्रिया ही आया हुआ है। पहला हमारा प्ले है, दूसरा सैंग है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में हमारा जो है दो क्रिया आया हुआ है, एक सहायक क्रिया जो कि वाज है, दूसरा वॉशिंग है जो कि हमारा मेन वर्ब है। इसी तरीके से चौथा सेंटेंस हमारा है, यू हैव लर्नड आ पोएम, तुम एक कविता याद कर चुके हो। यहाँ पर भी दो क्रिया आई हुई है, एक हैव है और दूसरा लर्नड है। ये दोनों ही हमारी क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों क्रियाएं हमारी अलग अलग हैं। यहाँ पर जो हैव आया हुआ है ये हमारा एचवी है। एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और सेकेंड हमारा लर्नड है जो कि हमारा एमवी है। एमवी मतलब मेन वर्ब, जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। अगला सेंटेंस है, शीला वाज क्राइंग लाउडली, शीला तेजी से रो रही थी। यहाँ पर भी दो क्रिया आया हुआ, एक वाज है और एक क्राइंग है, लेकिन दोनों में अंतर है। वाज यहाँ पे हमारा जो है एचवी है, सहायक क्रिया के रूप में आया हुआ है, और जो हमारी मुख्य क्रिया वो है क्राइंग, ये हमारा एमवी है। इस तरीके से हम सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और लिंकिंग वर्ब को पहचान को बताएंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब को हम दो नाम से और जानते हैं। इसको हम टेंस्ड वर्ब भी कहते हैं और फिक्स्ड वर्ब भी कह सकते हैं, और इसे हम फाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं। कहने मतलब कि इसका दो नाम अतिरिक्त है और इन सभी का अर्थ एक ही है। जो क्रिया अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो क्रिया अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, आई एम राइटिंग अ पोएम, मैं एक कविता लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया हमारा जो फाइनाइट वर्ब है वो राइटिंग है, क्योंकि यह जो राइटिंग क्रिया आई हुई है यह टेंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस जो हमारा वर्ब आया है वो एम के अनुसार ही आया है। इसी तरीके से अगर हम इसको आई हैव लिख दें और यहाँ पर हम राइटिंग लिख दें, आई हैव राइटिंग अ पोएम, तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य क्रिया राइटिंग आया हुआ है उसे जो हैव के अनुसार आना चाहिए, और हैव के अनुसार अगर यहाँ पे कोई क्रिया आएगी तो वो क्रिया की थर्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे रिटन होगा। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा गलत है। आई हैव राइटिंग अ पोएम, यह सेंटेंस हमारा गलत है। इसको हम लिखेंगे आई हैव रिटन अ पोएम। इस तरीके से रिटन हमारा जो है एक फाइनाइट वर्ब है, ये अपने टेंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है। दूसरा हमारा
सी लाइक्स टू प्ले, वह खेलना पसंद करती है। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब हमारा लाइक्स है, जो कि अपने टेंस और कर्ता के अनुसार आया हुआ है। टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कर्ता हमारा जो है सिंगुलर है, और सिंगुलर के अनुसार ये कर्ता के अनुसार और टेंस के अनुसार यहाँ पर ए लाइक्स आया हुआ है, इसलिए हम लाइक्स को कहेंगे ए हमारा एक फाइनाइट वर्ब है। और इसमें टू प्ले जो आया हुआ है ये हमारा एक नॉन फाइनाइट है। इस विषय पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम केवल फाइनाइट वर्ब पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लाइक्स जो आया है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, जो कि अपने कर्ता और टेंस के अनुसार आया हुआ है। अगला सेंटेंस है दे आर गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहे हैं। अब इसमें एक क्रिया आई हुई है गोइंग, हमें बताना है कि जो गोइंग आया है वो फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट। तो गोइंग जो हमारा एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यह टेंस के अकॉर्डिंग आया हुआ है। टेंस हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और इसी के अनुसार यहाँ पर गोइंग आया हुआ है, इसलिए गोइंग हमारा एक फाइनाइट वर्ब हुआ। अगला सेंटेंस हमारा रमेश हैज संग ए सॉन्ग, रमेश एक गीत गा चुका है। इसमें जो क्रिया है हमारी वो है संग, और हमें बताना है कि संग जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट। तो संग हमारा एक फाइनाइट वर्ब है जो टेंस के अकॉर्डिंग आया है। टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह हमारा फाइनाइट वर्ब हुआ। अगला सेंटेंस हमारा यू हैव डन दिस वर्क, तुमने इस काम को कर लिया है। इसमें क्रिया जो हमारा है वो है डन, और हमें बताना है कि फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट। तो हमने आपको बताया कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वह अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और इसकी सहायक क्रिया हैव है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म है, ये इसी के अनुसार आया हुआ है, इसलिए हम इसको एक फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं। वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा टेंस से प्रभावित नहीं होता है, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यह एक स्वतंत्र क्रिया होती है। वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर अथवा टेंस से प्रभावित नहीं होता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यह एक स्वतंत्र क्रिया होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा जिरंड। तो सबसे पहले हम जिरंड को पढ़ेंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें तो वह क्रिया फिर क्रिया नहीं रह जाती, वो नाउन बन जाता है। अगर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं तो उसे हम जिरंड कहते हैं, और जब वह क्रिया जिरंड बन जाएगा तो उसे हम संज्ञात्मक क्रिया कहते हैं या क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, और वह नाउन बन जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि जो नाउन होता है वह सेंटेंस में
दो तरीके का काम करता है, या तो वह सब्जेक्ट का काम करेगा सेंटेंस में, या फिर किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट की तरीके काम करेगा। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी लगा दें तो फिर वो क्रिया नाउन बन जाता है, और नाउन सेंटेंस में दो तरीके का काम करता है, या तो वह कर्ता का काम करेगा सब्जेक्ट का, या फिर वह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ रहेगा। और जिरंड को हम हिंदी में संज्ञात्मक क्रिया या हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। जिरंड को हम एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। वर्बल नाउन इसलिए कहेंगे क्योंकि हम जब संज्ञा बनाते हैं तो क्रिया से ही बनाएंगे, इसलिए इसका नाम है वर्बल नाउन या फिर जिरंड। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है, स्विमिंग इज स्विमिंग इज माई हॉबी, तैरना मेरा शौक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्रिया है स्विम, जिसका अर्थ होता है तैरना, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर जो क्रिया आई है वो क्रिया यहाँ पर इज है, जो एक लिंकिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। और जो स्विमिंग हमारा है जिसमें हमने आईएनजी लगा दिया, यह हमारी क्रिया नहीं है, यह हमारा एक जिरंड है। अब इसमें हमें दिखाना है कि फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट है। तो स्विमिंग हमारा जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि स्विमिंग जो है एक नाउन बन गया और इस सेंटेंस में एक कर्ता की तरीके काम कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। दूसरा सेंटेंस, आई लाइक प्लेइंग, मैं खेलना पसंद करता हूं। अब इसमें फाइनाइट वर्ब हमारा लाइक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, जो कि एक नाउन बन गया, और इस सेंटेंस में वो जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो प्लेइंग हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें लाइक हमारा फाइनाइट वर्ब है और प्लेइंग हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला सेंटेंस, आई डू नॉट like reading stories। I do not like, मैं पसंद नहीं करता हूँ, रीडिंग पढ़ना, स्टोरीज कहानियों को, मैं कहानियों को पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रीडिंग दिया गया है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, और हमने आपको बताया कि जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वह क्रिया नहीं रह जाती है, वह नाउन बन जाता है, एक संज्ञा बन जाता है। और संज्ञा जो है सब सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं पसंद करता हूँ, क्या नहीं पसंद करता हूँ, रीडिंग स्टोरीज कहानियों को पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। इसलिए रीडिंग जो हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें, इसमें भी हमारा लाइक जो है एक फाइनाइट वर्ब है। अगला सेंटेंस है, स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान करना नुकसानदायक है। इसमें स्मोकिंग हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि जिरंड है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है।
और इसका जो फाइनाइट वर्ब है वो है इज, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आया हुआ है, क्योंकि स्मोकिंग हमारा एक सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमारा इसमें इज जो है एक फाइनाइट वर्ब है और स्मोकिंग हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक जिरंड होता है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, दूसरा हमारा पार्टिसिपल होता है, और तीसरा हमारा जो है इन्फिनिटिव होता है। तो पहले हम जिरंड के बारे में पढ़े, अब हम इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा इन्फिनिटिव होता है। इन्फिनिटिव वर्ब क्या होता है? जब किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा लेते हैं तो वह इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। जिस तरीके से क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से वह क्रिया एक संज्ञा बन जाता है, एक नाउन बन जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाए तो फिर वह क्रिया जो है नाउन बन जाता है, जैसे हमने आपको जिरंड में बताया था। और जब नाउन बन जाता है तो हमने आपको बताया कि नाउन का काम जो है सेंटेंस में 2 तरीके से होता है। वह नाउन या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे हमने पहला सेंटेंस लिखा था जिरंड का, जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वह था स्विमिंग इज यूजफुल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू स्विम इज यूजफुल। एक सेंटेंस हमने लिखा था आई डू नॉट लाइक रीडिंग स्टोरीज, उस सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव में भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट लाइक टू रीड स्टोरीज। यहाँ पर टू इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा टू रीड है, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। पहले सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब हमारा टू स्विम है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि इन्फिनिटिव है। और पहले सेंटेंस में हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब जो कि एक इन्फिनिटिव है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तीसरा सेंटेंस टू स्मोक इज हार्मफुल, इसको हमने जिरंड में भी लिखा था, टू स्मोक इज हार्मफुल, धूम्रपान करना हानिकारक है। तो यहाँ पर टू स्मोक हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि इन्फिनिटिव है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। इसका फाइनाइट वर्ब इज है, ये नॉन फाइनाइट है। इसका फाइनाइट वर्ब लाइक है और टू रीड हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। और इस सेंटेंस में तीसरे सेंटेंस में हमारा फाइनाइट वर्ब इज है और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारा टू स्मोक है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल, शी वाज गोइंग टू आगरा टू मीट हर ब्रदर। अगला सेंटेंस है शी वाज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रही थी, टू मीट मिलने हर ब्रदर अपने भाई से, वह अपने भाई से मिलने के लिए आगरा जा रही थी। इसमें आप देख रहे हैं एक वर्ब आया है मीट, जिसका अर्थ होता है मिलना, और इसके पहले एक प्रीपोजिशन आया है टू,
इसको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब है हमारा, जो कि एक इन्फिनिटिव है। ये हमारा इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यहाँ पर जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो हमारा यहाँ पर गोइंग है। गोइंग को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे और टू मीट को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अगला सेंटेंस, I do not like to see a broken chair। अगला सेंटेंस हमारा है आई डू नॉट लाइक टू सी अ ब्रोकन चेयर। मैं एक टूटी हुई कुर्सी को देखना पसंद नहीं करता हूं। अब इस सेंटेंस में दो जगह हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब आया है। एक हमारा है टू सी, जिसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, और एक हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है ब्रोकन, जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि एक हमारा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। इस सेंटेंस में दो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब आए हैं। पहला है टू सी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा ब्रोकन है, जो हमारा की एक पार्टिसिपल है। अगर हम कौन पार्टिसिपल की बात करें तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, जो एक एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है चेयर से पहले। और इस सेंटेंस का जो हमारा फाइनाइट वर्ब है वो लाइक है, जो अपने कर्ता और टेंस के अकॉर्डिंग आया है। इस तरीके से हमारा इंफिनिटिव टू होता है। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल और पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सेकंड हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा हमारा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल जो है तीन तरीके के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए। जिस तरीके से जिरंड में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वह नाउन बन जाता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दें तो वह हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, लेकिन सेंटेंस में यह एडजेक्टिव तथा एडवर्ब के रूप में काम करता है। जिरंड जो हमारा होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह सेंटेंस में एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के रूप में काम करता है। दूसरा हमारा है पास्ट पार्टिसिपल। किसी नाउन के पहले क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा दें, किसी नाउन के पहले क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर लें तो फिर वह क्रिया हमारा जो है एडजेक्टिव के तरीके काम करती है। वो क्रिया नहीं रह जाती, वह जो है एडजेक्टिव के समान काम करता है। जैसे हमने अभी आपको इन्फिनिटिव के अंतर्गत एक सेंटेंस लिखा था कि आई डू नॉट लाइक टू सी अ ब्रोकन चेयर। तो वहां पे आप देखें कि चेयर हमारा एक नाउन है और उस नाउन के ठीक पहले ब्रोकन दिया है, जिसका अर्थ होता है टूटा हुआ, क्योंकि जब हम उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो टूटा हुआ ही आएगा। और जबकि उसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है ब्रेक,
ब्रेक मीन्स होता है टूटना, सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन। तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है और वह एडजेक्टिव के तरीके काम करता है। तीसरा हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये दो तरीके का होता है। अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो उसको हम हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं या बना हुआ रहता है। और अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ रहेगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को पहचानना आसान है। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है तो हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, अगर पैसिव वॉइस में तो हैविंग प्लस बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। इसको हम बड़ी आसानी से पहचान लेंगे और ये सब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में किसी भी नाउन के पहले कोई क्रिया आई रहेगी जो एक एडजेक्टिव के समान काम करेगा, वह हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा और उसका जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में आया रहेगा। इस तरीके से हम पार्टिसिपल की पहचान करते हैं और जितने भी पार्टिसिपल हमारे होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो, वो सभी हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो हम लिखते हैं पहला सेंटेंस, सीइंग अ लायन आई रन अवे। पहला सेंटेंस हमने लिखा है सीइंग अ लायन आई रन अवे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सी है जिसका अर्थ होता है देखना और इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। अब इसका जब अर्थ हम निकालेंगे तो सीइंग अ लायन शेर को देखकर, सीइंग अ लायन शेर को देखकर आई रन अवे मैं भाग गया। तो यह जो वर्ड हमारा है सीइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं वाइल रीडिंग आई स्लेप्ट। वाइल रीडिंग पढ़ते पढ़ते आई स्लेप्ट मैं सो गया। यहाँ पर रीडिंग आया हुआ है जो कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हमने आपको बताया कि पार्टिसिपल कोई भी हो वो सब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इसलिए रीडिंग भी हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। तीसरा सेंटेंस है आई सा आ बर्निंग हाउस। आई सा ए बर्निंग हाउस, मैंने एक जलते हुए मकान को देखा। अब यहाँ पर बर्निंग जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और फाइनाइट वर्ब इसमें हमारा सा है। सा हमारा एक फाइनाइट वर्ब है, बर्निंग हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि मैंने एक जलते हुए मकान को देखा। अगला सेंटेंस बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम बाइट कभी कभार बाइट कर लेते हैं, काट लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बार्किंग, ये हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। बाइट हमारा यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। हमने आपको बताया कि जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है
वो सेंटेंस में दो तरीके का काम करता है, या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर एडवर्ब का। तो आप यहाँ देख रहे हैं हमारा डॉग्स है जो कि एक नाउन है, और इसके पहले हमारा जो है क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, बार्क से बार्किंग हो गया, जो बता रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते, जिसका अर्थ है कि भौंकने वाले कुत्ते सेल्डम बाइट, कभी कभार काट लेते हैं। तो यह हमारा एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तीसरा सेंटेंस, आई सा बर्निंग हाउस, मैंने एक मकान को देखा। मकान की विशेषता है कि जलते हुए मकान को देखा। इट मीन्स जब मैं उसे देखा तो वह जल रहा था, तो जलते हुए मकान को देखा। यह हमारा बर्निंग जो यहाँ पर आया है एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जो एडवर्ब के रूप में आया हुआ हो। पांचवा सेंटेंस हमारा है, शी केम इन लाफिंग, शी केम इन लाफिंग, वह हंसते हुए अंदर आई। यहाँ पर लाफिंग आया हुआ, यह हमारा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन सेंटेंस में यह एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि अगर एडजेक्टिव का काम करता तो इसके बाद कोई नाउन होता। जिस तरीके से यहाँ पर डॉग्स है, यहाँ पर हाउस है, तो ये हमारा एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है कि उसकी क्रिया के बारे में बता रहा है कि वह हंसते हुए अंदर आई। इस तरीके से लाफिंग हमारा एक एडवर्ब के रूप में आया है, और यह एक हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो केम हमारा फाइनाइट वर्ब है। इस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहचानते हैं, और हमने आपको बताया कि जितने भी पार्टिसिपल होंगे वो सब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। अब हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। पास्ट पार्टिसिपल में कोई एक ऐसा शब्द होता है जो कि अतीत में हो चुका रहता है, इसलिए इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और वह शब्द जो है सेंटेंस में एक विशेषण के तरीके काम करता है। जैसे पहला सेंटेंस है, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक। पहला सेंटेंस है, आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मैंने अपनी खोई हुई किताब को पाया। यहाँ पर एक क्रिया आया हुआ है लॉस्ट, जो कि क्रिया की थर्ड फॉर्म है, और किसी नाउन के पहले आया हुआ है जो कि बुक है। बुक से पहले लॉस्ट आया है, तो यह क्रिया नहीं, यह एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। लॉस्ट जो है हमारा इस सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है, जो बुक के बारे में बता रहा है कि आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, मैंने अपनी खोई हुई किताब को पाया। तो यह लॉस्ट हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो यह पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि हमने आपको बताया कि क्रिया की थर्ड फॉर्म होता है और किसी नाउन से पहले आता है, और वह सेंटेंस में एडजेक्टिव के तरीके काम करता है। तो हमारा ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। और फाइनाइट वर्ब की बात करें तो हम इसमें फाउंड जो है हमारा एक फाइनाइट वर्ब है, जो अपने कर्ता और टेंस के अकॉर्डिंग आया है। दूसरा सेंटेंस, वी सॉ अ डेड लायन, हमने एक मरे हुए शेर को देखा। तो फाइनाइट वर्ब इसमें हमारा सा है, जो टेंस और कर्ता के अनुसार आया है। यह हमारा सा जो है एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन डेड जो है ये लाइन की विशेषता बता रहा है, जो कि हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो यह पार्टिसिपल जो हमारा है पास्ट पार्टिसिपल है। तीसरा सेंटेंस, आई सॉ अ ब्रंट हाउस, मैंने एक जले हुए मकान को देखा। यहाँ पे ब्रंट एक क्रिया है जो कि थर्ड फॉर्म में आया है, और वह हाउस जो कि एक नाउन है इसके पहले आया हुआ है। तो यहाँ पर यह जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव के समान काम कर रहा है। यह हमारा ब्रंट जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो यहाँ पर सा जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, जो टेंस के अकॉर्डिंग आया है। ब्रंट हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है।
इसके पहले अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में लिखा था, सेम सेंटेंस, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। मैंने वहां पर लिखा था आई सॉ अ बर्निंग हाउस। उसका अर्थ था कि मैंने एक जलते हुए मकान को देखा। इट मीन्स जब मैं उस मकान को देखा तो मेरे सामने जल रहा था, इसलिए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था। लेकिन इसका अर्थ है आई सॉ बर्न्ड हाउस, मैंने एक जले हुए मकान को देखा। यहाँ पर जब मैं उस मकान को देखा तो वह जल चुका था, अर्थात जो है वो अतीत में काम हो चुका था, वो जल चुका था। इस तरीके से दोनों सेंटेंस में यही अंतर है कि यहाँ पर जो बर्न्ड है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और जो हमारा बर्निंग था वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल था। उसका अर्थ था कि मैंने एक जलते हुए मकान को देखा, और इस सेंटेंस का अर्थ है कि मैंने एक जले हुए मकान को देखा। अगला सेंटेंस हमारा है he bought a torn shirt। ही मीन्स उसने, bought मीन्स खरीदा। क्या खरीदा? a torn shirt। टॉर्न मीन्स होता है फटा हुआ। उसने एक फटा हुआ कमीज खरीदा। अब इस सेंटेंस में दो क्रिया आया हुआ, एक हमारा फाइनाइट वर्ब है बॉट, और यहाँ पर टॉर्न लिखा हुआ, यह हमारा क्रिया की थर्ड फॉर्म है, जो सेंटेंस में शर्ट की विशेषता बता रही है। और हमने बताया कि जब क्रिया की थर्ड फॉर्म आया हुआ हो और किसी नाउन की विशेषता बताए तो वह हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। इस तरीके से ये हमारा पार्टिसिपल है तो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला सेंटेंस है द लॉस्ट टाइम नेवर कम अगेन। द लॉस्ट टाइम्स नेवर कम अगेन, जो समय बीत गया है दोबारा कभी नहीं आता। यहाँ पे आप देखें कि कैसा समय जो है दोबारा नहीं आता है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि वह समय जो बीत गया हो। यहाँ पे जो लॉस्ट शब्द आया है हमारा जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक क्रिया की थर्ड फॉर्म है, और इस सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। अगर हम पार्टिसिपल की पहचान करने की बात करें तो यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और इसमें फाइनाइट वर्ब की बात करें तो कम हमारा जो है फाइनाइट वर्ब है। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इसको पहचानना आसान है। पहला सेंटेंस है हैविंग गॉन टू मार्केट आई बॉट अ बुक। हैविंग गॉन टू मार्केट, बाजार जाने पर, बाजार जाने के बाद, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब को खरीदा। तो इसमें आप देख रहे हैं दो क्रिया है, एक हमारा यहाँ पे गॉन है और दूसरा हमारा यहाँ पे बॉट है। तो हमने आपको बताया कि जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमारा वर्ब ये जो गॉन है यह नॉन फाइनाइट वर्ब है, यह हमारा जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और अगर हम बाट की बात करें तो यह हमारा एक फाइनाइट वर्ब है। बाट हमारा जो है एक फाइनाइट वर्ब है, गॉन हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला सेंटेंस हैविंग बीन beaten by his father रमेश लेफ्ट होम। अगला सेंटेंस हमारा हैविंग बीन beaten by his father रमेश लेफ्ट होम। पिता अपने पिता के द्वारा मार खाने से
अर्थात जब उसके पिताजी ने उसे मार दिया तो रमेश लेफ्ट होम, रमेश ने अपना घर छोड़ दिया। तो यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पर हैविंग के साथ बीन लगा हुआ है। और यहाँ पर एक क्रिया है बीटेन और दूसरी क्रिया यहाँ पर है लेफ्ट। तो हमने आपको बताया कि चाहे पैसिव वॉइस में हो या एक्टिव वॉइस में हो, जो क्रिया हैविंग बीन या हैविंग के साथ आया रहेगा वो हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल है, और इसमें फाइनाइट वर्ब की बात करें तो लेफ्ट हमारा एक फाइनाइट वर्ब है। लेफ्ट हमारा फाइनाइट वर्ब है जो अपने टेंस और कर्ता के अनुसार आया है। इस तरीके से हम पार्टिसिपल में नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान करते हैं। अब हम आपको बताएंगे जितने भी हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सभी उनके साथ आने वाली जो क्रियाएं होती हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हमने आपको बताया कि जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनकी संख्या 13 है। एक बार हम उनका नाम सुनाना चाहेंगे कि जितने भी हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं उनका नाम है विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, यूज्ड टू, आर्ट टू, नीड, डेयर और मस्ट। टोटल संख्या 13 है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी क्रिया आएगी वो सब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। कैसे होते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो अपने सेंटेंस के कर्ता और टेंस के अनुसार आता है। अगर टेंस हमारा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसी के अनुसार वो क्रिया आएगी। कर्ता अगर हमारा सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, कर्ता अगर हमारा प्लूरल है तो क्रिया भी हमारी जो है प्लूरल होगी। इस तरीके से वो हमारे फाइनाइट वर्ब होते हैं। लेकिन मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ आने वाला जितनी भी क्रियाएं होंगी वो सब हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे मॉडल हेल्पिंग वर्ब जितने भी होते हैं इनके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ रहता है। जैसे पहला सेंटेंस है आई कैन विन, सॉरी आई कैन रन वेरी फास्ट। इसका अर्थ है कि मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता हूं। अब यहाँ पे रन जो हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में करता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, वो चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, वो क्रिया फिक्स होती है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये स्वतंत्र है, इस पर कोई असर होने वाला नहीं है। चाहे हम आई के स्थान पर दे लिख दें तब भी वहां पर रन ही रहेगा, चाहे दे को हटा के यहाँ पर हम यू कर दें तब भी वहां पे रन ही रहेगा, या कैन को हटा के हम यहाँ पर कुड कर दें तब भी रन वैसे ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर बदलने से, जेंडर को बदलने से, सब्जेक्ट को बदलने से या मॉडल हेल्पिंग वर्ब को बदलने से क्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वह स्वतंत्र है, तो वो हमारा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। चाहे हम यहाँ पर माइट लिख दें, यहाँ पे रन जो है रन ही लिखा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि हम उसको फर्स्ट से सेकंड कर दें या थर्ड कर दें या आईएनजी फॉर्म लगा दें। इसलिए यहाँ पर हमारा जो रन है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। और भी एग्जांपल्स, शी विल पे द बिल,
शी विल पे द बिल, वह बिल को चुकाएगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कर्ता सिंगुलर है शी, जो कि एक प्रोनाउन है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन, और इसके साथ जो क्रिया आया हुआ है मॉडल हेल्पिंग वर्ब वो हमारा विल है, और इसके साथ जो मुख्य क्रिया आई हुई है वो है पे, जिसका अर्थ होता है चुकाना, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। चाहे हम यहाँ पर सी को हटा के आई कर दें, या आई को हटा के यहाँ पे हम दे कर दें, दे को हटा के हम यहाँ पर राम कर दें, पे पर कोई भी असर होने वाला नहीं है। चाहे हम बिल को हटा के यहाँ पर कैन कर दें, चाहे कैन को हटा के हम यहाँ पर कुड कर दें, या कुड को हटा के हम यहाँ पे माइट कर दें, पे कोई भी असर होने वाला नहीं है, क्योंकि यह क्रिया स्वतंत्र है। इसका संबंध ना तो कर्ता से है ना किसी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से है, क्योंकि सभी के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, इसलिए यह एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसको आप हमेशा याद रखें। जितने भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारे होते हैं उनके साथ हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और वो सभी क्रिया हमारे जो है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। हम आपको बताएंगे स्टेटिव वर्ब क्या होता है और डायनामिक वर्ब क्या होता है। स्टेटिव वर्ब को हिंदी में स्थिर क्रिया कहते हैं, डायनामिक वर्ब को गतिशील क्रिया कहते हैं, और डायनामिक वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि स्टेटिव वर्ब होता क्या है। स्टेटिव वर्ब वह क्रिया है जो हमारी फीलिंग को बताए। स्टेटिव वर्ब वह क्रिया है जो हमारी फीलिंग को बताए, या फीलिंग हमारी इमोशनल, भावनाएं, ओपिनियंस, राय, सेंस पर आधारित इंद्रियां, और स्टेट। इमोशनल में लाइक, लव, डिसलाइक, हेट, वांट, प्रीफर, विश। ओपिनियंस में अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव, नो, सीम, एग्री, डिसएग्री, गेस, थिंक, मीन, रिकॉग्नाइज, नीड। और सेंस पर आधारित जो हमारे वर्ब हैं स्टेटिव वर्ब वो है स्मेल, टेस्ट, फील, हियर, सी, टच, लुक और साउंड। और स्टेट पर जो आधारित हैं इसके अंतर्गत दो क्रियाएं हैं, बी और हैव। ये सभी क्रियाएं हमारी जो स्टेटिव वर्ब है। ये जितनी भी क्रियाएं यहाँ पर लिखी गई हैं ये एक ऐसी क्रिया है जो हमारी फीलिंग को बताती हैं। इनको आप याद रखें। जब कहीं यह क्रिया आए और ये पूछा जाए कि यह स्टेटिव वर्ब है कि डायनामिक वर्ब है, तो थोड़ा सा आप उस पर विचार करेंगे। आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेगा कि यह जो क्रिया दी गई है हमको पहचानने के लिए वह हमारी फीलिंग को बता रही है। इसलिए आप ऐसी क्रियाओं को अगर सेंटेंस में देखते हैं तो उसको आप कहेंगे यह क्रिया हमारी एक स्टेटिव वर्ब है, जिसको हिंदी में हम स्थिर क्रिया कहते हैं। उसके बाद ये जितनी भी क्रियाएं यहाँ पर लिखी गई हैं स्टेटिव वर्ब, इनका यूज जो है हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा जाए आई एम अंडरस्टैंडिंग। अगर सेंटेंस लिखा जाए आई एम अंडरस्टैंडिंग तो यह सेंटेंस हमारा गलत है। इसको हम लिखेंगे आई अंडरस्टैंड। यह सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि ये जो क्रिया यहाँ पर दी गई है जो हमारी स्टेटिव वर्ब है, इनका यूज जो है हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, इसलिए इनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे डायनेमिक वर्ब के बारे में। डायनेमिक वर्ब को गतिशील क्रिया कहते हैं, इसको हम दूसरे शब्दों में एक्शन वर्ब कह सकते हैं। वह क्रिया जिसे करने में फिजिकल एक्शन हो उसे डायनेमिक और एक्शन वर्ब कहते हैं। वह क्रिया जिसे करने में फिजिकल एक्शन हो
उसे हम डायनामिक और एक्शन वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्रियाओं को लिखा है और ये ऐसी क्रिया है जिसको हमें करने में कोई ना कोई फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि ड्राइव है, ड्राइव मीन्स होता है गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाएंगे तो कोई ना कोई एक्शन होगा ही। इसी तरीके से प्ले है, खेलना, इसमें भी फिजिकल एक्शन होगा। टीच है, पढ़ाना, फिजिकल एक्शन होगा। रन, दौड़ना, इसमें भी फिजिकल एक्शन। जंप, कूदना। स्विम, तैरना। बाथ मीन्स होता है स्नान करना। राइट, लिखना। हिट, मारना। किक मीन्स पैर से मारना। बीट मीन्स होता है पीटना। गो मीन्स जाना। वॉक मीन्स टहलना। बीप मीन्स रोना। लाफ मीन्स हंसना और क्राई मीन्स चिल्लाना। ऐसे और भी तमाम क्रियाएं हैं जिसको करने में हमें फिजिकल एक्शन करना होगा। तो आप ये ध्यान दें, जिसमें हमें फिजिकल एक्शन करना पड़े वह क्रिया हमारी जो है गतिशील क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में उसको हम डायनामिक वर्ब या एक्शन वर्ब कहते हैं।